नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत में अंगूर की खेती की और साथ ही बात होगी रेशम कीट पालन की। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6100113060, साथ ही 6100113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीवी पटेल जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हेम सिंह जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ मोतीपुरम उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जैसा कि हमने आज आपको बताया कि आज खासतौर से पहले हम बात करेंगे अंगूर की खेती को लेकर। और अभी तक अगर देखा जाए तो ये हमारे जो किसान भाई हैं अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन जब उत्तर भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से या कितनी सफलता के साथ हमारे जो किसान हैं वो अंगूर की खेती कर रहे हैं या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर पटेल जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से अब जो किसानों का रुझान है वो हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ जो बागवानी क्षेत्रों में बढ़ा है और खासतौर से अंगूर की खेती की अगर हम बात करते हैं वहां पर किस तरह का रुझान आपको नजर आता है? जी, उत्तरी भारत में भी अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन अभी किसानों का रुझान अंगूर की खेती की तरफ बढ़ रहा है जी। और पूसा संस्थान हमारा दिल्ली में जो स्थित है जिसमें हम कार्यरत हैं, वहाँ से किसानों के लिए नई नई तकनीकी, नई प्रौद्योगिकियाँ, नई किस्में ये विकसित की जा रही हैं। तो जहाँ तक ओवरऑल रुझान है, किसान खेती के लिए आगे आ रहे हैं। जी, तो देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार अंगूर की खेती कर रहे हैं, लेकिन और इसको कैसे आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। उत्तर भारत में अंगूर की फसल साल में एक बार जून में ली जाती है। अंगूर की सफल बागवानी के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनानी चाहिए। उत्तर भारत में जल्दी पकने वाली किस्में बोना अच्छा रहता है। वैसे तो किस्मों का चयन इलाके के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन किसान ब्यूटी सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग और फ्लैट सीडलेस किस्में लगा सकते हैं। अंगूर की बागवानी कई तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो अंगूर की खेती के लिए अच्छी रहती है। अंगूर को काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करें। अंगूर में सिंचाई की बात करें तो लता के फलत के समय सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन फलों को तोड़ने के समय सिंचाई अगर ज्यादा की जाती है तो फलों का आकार तो बढ़ जाता है, लेकिन गुणवत्ता घट जाती है और भंडारण शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे में सिंचाई तापमान और वातावरण की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही करें। छटाई और खाद डालने के तुरंत बाद और जब पौधे फुटाव लेने लगे तो सिंचाई जरूर करें। गर्मी में लगातार एक सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। अंगूर की बेलों में खरपतवार को ना बढ़ने दें और समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अंगूर की बेलों में ज्यादा समय तक पानी खड़ा नहीं रहने दें। पानी के लगातार खड़ा रहने से इसकी जड़ें गल जाती है और बेलें सूख जाती है। जल निकास के लिए नालियां तैयार करनी चाहिए। पैदावार की बात करें तो वैसे तो पैदावार किस्म, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होती है, लेकिन वैज्ञानिक विधि से खेती करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं और जितना बेहतर फल होगा उतना ही बेहतर लाभ जो है वो आपको बाजार में मिल सकेगा। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं डॉक्टर हेम सिंह जी का भी। डॉक्टर हेम सिंह, जानना चाहेंगे आपसे रेशम कीट पालन की अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति आप देखते हैं हमारे देश में, और ख़ासतौर से अगर बात करें कि जो किसान पहले इस दिशा में नहीं जाते थे, नहीं बढ़ते थे आगे, आज के समय में क्या स्थिति आप देख पाते हैं उनकी? जी, जो किसान भाई हमारे कृषि विविधीकरण की यदि हम बात करें
वो खेती के साथ साथ यदि रेशम कीट पालन भी करेंगे तो उससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। और अतिरिक्त आय के साथ इसके लिए बहुत ज्यादा आधार संसाधनों की जरूरत नहीं है। यदि किसान के पास थोड़ी जमीन है तो उसमें शहतूत के पौधे लगाने के बाद वो आराम से रेशम कीट पालन कर सकता है। जी, तो इक्विपमेंट है, ये वो एक झोपड़ी में भी कर सकता है। यदि घर में कोई एक रूम खाली है तो वो उसमें भी रेशम कीट पालन कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि वो पहले शहतूत के पौधे लगाए। और शहतूत के पौधे लगाने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है कि उसकी कटिंग से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो जो किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो वो जो शहतूत की टहनी है, पेंसिल के आकार की टहनियां हैं, उन्हें काट लें जी, और 15 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने के बाद उसके 2/3 भाग जमीन में गाड़ें और 1/3 ऊपर रहने दें। इसके लिए एक सेरेडेक्स पाउडर भी आता है। उस पाउडर को यदि ये लें किसान भाई तो उस पाउडर से लगा दें तो रूटेज होता है, जो ज्यादा है जड़ें निकल जाती हैं और कलम का फुटाव अच्छा होता है। जी, तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं इस समय कलम लगाने का उपयुक्त समय है और अतिरिक्त आय किसान भाइयों को मिलेगी खेती के साथ साथ यदि रेशम कीट पालन करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए कैसे कम लागत में अधिक आय जो है वो आपको मिल सकती है रेशम कीट पालन से। आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी को लेने की, उस जानकारी के साथ आगे बढ़ने की। इस बारे में आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे, डॉक्टर हेम सिंह से और जानकारी हम लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरिकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी और दूसरे घरेलू कामों के साथ साथ आप रेशम कीट पालन कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 तरह का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम कीट पालन में रोजगार की पर्याप्त क्षमता है। रेशम कीट पालन से किसान कम समय में ज्यादा आय ले सकते हैं। खास बात ये है कि रेशम कीट पालन को महिलाएं भी काफी आराम से कर सकती है। हालांकि रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से भी किसानों को भरपूर सहयोग दिया जाता है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेशम कीट पालन में कुछ बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है, जैसे रोगों से बचाव। ग्रॉसरी रोग इसमें होने वाला एक रोग है। ये रोग पूरे साल कभी भी हो सकता है, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। शहतूत के दूषित पत्तों को खाने के कारण रेशम का कीट संक्रमित हो जाता है। ग्रासेरी रोग होने पर संक्रमित लार्वा की त्वचा गिरने से पहले चमकदार हो जाती है और गिर नहीं पाती। शरीर का रंग पीला हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए रेशम कीट पालन के काम में साफ सफाई रखें। रोगग्रस्त लार्वा इकट्ठा करें और इसका उचित निपटान करें। इस तरह अगर सही तरीके से और ट्रेनिंग लेकर रेशम कीट पालन किया जाए तो ये व्यवसाय अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो रेशम कीट पालन करके भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते आप सारी जानकारी लें, प्रशिक्षण लें और उसके बाद अच्छा पढ़ सकें। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशवंत जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका यशवंत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो यशवंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 हाँ जी। मेरा ये है प्रश्न सर डॉक्टर शर्मा जी के नाम से, हम जो अंगूर पैदा करते हैं ना जी। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। क्योंकि पहले हम अंगूर जो पैदा करते थे वो बीजदार करते थे जी। अब आजकल जो हमको अंगूर पैदा करना पड़ता है वो बीजदार नहीं होता है। और बीजदार अंगूर बहुत बढ़िया किस्म का होता था और पतले छिलके का होता था। जी। अब क्या है कि मोटे छिलके का होता है, जिसका क्या है ग्राहकों को भी हम जो बेचते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। तो पतले छिलके के लिए हमें जो बीज वाला है वो कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है और उसके लिए हमें कौन कौन सी खाद डालें जिससे कि हम अच्छी उपज इसकी ले सकें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जी डॉक्टर पटेल, क्या जानकारी देना चाहेंगे? इन्होंने लास्ट में यही पूछा कि बीज वाला अंगूर खेती करना चाहते हैं। देखिए, बीज की जो किस्म आपके क्षेत्र में बहुत अच्छी हो सकती है, वो हमारे यहाँ से जो किस्म निकाली गई पूसा नौरंग करके किस्म है। इसका गुदा भी लाल रंग का होता है जी। और छिलका भी लाल रंग का होता है।
और जूस के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। और हम लोगों ने पाया है कि इसका जो पोषक तत्व की मात्रा है जी अन्य किस्मों के अपेक्षा इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और एक इसी तरह से मंजरी मेडिका करके पुणे से निकाली गई है, वो किस्म भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों किस्में अगर आप लगाते हैं तो हमको लगता है कि जो आप छिलके की और पतला छिलके की बात कर रहे हैं, छिलका पतला होगा और बीज वाले की बात है। जहाँ तक बीज रहित अगर आप चाहते हैं खेती करना, तो बीज रहित के लिए भी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी किस्में हैं जी जो आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ से पूसा सीडलेस किस्म है जो आपके यहाँ क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी सुटेबल है, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इनमें क्या डॉक्टर साहब अंतर हम मान सकते हैं सीडलेस की अगर हम बात करते हैं या सीड वाला जो हमारा फल मिलेगा, हाँ। क्या उपज में भी अंतर रहता है इन दोनों अलग अलग किस्मों में? उपज में थोड़ा अंतर तो होता ही है, प्लस इसका जो उपयोग की करने की क्षमता है दोनों का उपयोग अलग अलग है जी। जैसे जो बीज वाला है वो ज़्यादातर जूस की इंडस्ट्री में जाता है और सीधे खाने के लिए लोग पसंद नहीं करते हैं, जूस बनाने के लिए और इसका वाइन बनाने के लिए प्रयोग होता है। और जो बिना बीज वाला है वो हम लोग टेबल पर्पज के लिए, मतलब सीधे ऐसे खाने के लिए अंगूर का उपयोग करते हैं जी। तो अंतर यही है दोनों में। यानी उद्देश्य जो है वो साफ होना चाहिए हमारा, किस साफ उद्देश्य होना के चाहिए, साथ किस पर्पज, हाँ किस उद्देश्य के साथ हम किस उद्देश्य के लिए अंगूर का खेती करना चाहते हैं जी। और लाभ मुनाफा जो कहते हैं दोनों की खेती में ही मुनाफा अच्छा है, मिल सकता है। अच्छा मिल सकता है। तो देखिए कम समय में ज़्यादा मुनाफा जो है वो आपको मिल सकता है और उसके साथ साथ ना सिर्फ कम समय बल्कि जो लागत है वो भी आप अपनी कम कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर हिम सिंह आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो अगर हम बात करते हैं किसानों की, उनको ये लगता था शायद अगर आपके पास ज़मीन है, खेत है, तभी आप बेहतर ढंग से कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद वो किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर हम मान सकते हैं रेशम कीट पालन को। जी, जो किसान भाई हमारे भूमिहीन है या जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, तो जो सहतूत के पौधे जिन किसानों ने लगा रखे हैं या जिनके गार्डन के बॉर्डर में या कहीं भी पौधे हैं, तो वो उस पौधों की पत्तियों को खरीद कर रेशम कीट पालन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 1 महीने के समय में आपका जो प्रोड्यूस है, जो कोकून है, वो तैयार हो जाता है और वो मार्केट में आप उसे सेल कर सकते हैं। और सभी घर के परिवार के छोटे बच्चे, महिलाएं और बाकी सभी के लिए इसमें रोजगार मिल जाता है। और यदि आपके पास जमीन है और 1 एकड़ में आप यदि लगाते हैं तो 1 एकड़ में 1 साल बाद जब हमारी सहतूत की पत्तियां तैयार हो जाती हैं तो लगभग हमें 100 DFL, इसके जो 100 चकत्ते हैं अंडों के, उनकी रियरिंग की जा सकती है और उनसे हमें 70 से 80 किलोग्राम कोकून प्राप्त होगा जो बाइवोल्टाइन का, जिसका कलर जो है वो सफेद रंग का होगा। तो मार्केट वैल्यू 500 से 700 रुपए पर किलो है। तो अच्छा एक व्यवसाय है और विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, कोई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 3 से 4 फसलें किसान भाई हमारे मौसम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इससे ज्यादा यदि हमें 5 से 6 फसल लेते हैं तो थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, जिसमें कुछ जैसे हमें कूलिंग की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ठंड में जल्दी स्टार्ट करना है तो थोड़ी हीटिंग की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो इसमें इस तरह से भी किया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, विकल्प जो हैं वो हमारे किसानों के पास हैं जिनका चयन वो यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी पुरंजर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे भीलवाड़ा जिले में अंगूर की खेती होती नहीं है आसपास। जी सर जी, अगर हम भीलवाड़ा में अंगूर की नई खेती स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कहाँ से बीज लेना होगा, कहाँ से क्या करना होगा? चलिए भीलवाड़ा से ये सवाल पूछ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनका भी जल्दी से सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि अंगूर की जो खेती होती है इसमें कभी कभी फूल और पत्ते गिर जाते हैं, इसमें रोकथाम कैसे करें? दूसरी चीज, पत्तों पे धब्बे भी पड़ जाते हैं, तो उसका भी नियंत्रण होना जरूरी। चलिए जो सवाल है नंदस्वरूप जी का, डॉक्टर पटेल क्या पहले हम भीलवाड़ा की प्रश्न लेते हैं। जी भीलवाड़ा में जो अंगूर की खेती की जा सकती है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमारे दिल्ली का तापमान है, वहाँ का तापमान थोड़ा अंतर है, लेकिन जो किस्में आप प्रयोग कर सकते हैं वो हमारे पूसा संस्थान की किस्में जितनी निकली हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जी खास करके अगर बीज वाले किस्म अगर लगाना चाहते हैं तो पूसा नौरंग है और पूसा स्वर्णिका है। नौरंग काले रंग का होता है, लाल रंग का होता है और पूसा स्वर्णिका हरे रंग की होती है। और बिना बीज के जो लगाना चाहते हैं पूसा उर्वशी है, देन पूसा त्रिसर है
पूसा अदिति है जी, इन किस्मों को लगा सकते हैं। और एक जो बिना मतलब बीज रहित है और किस्म जो लाल रंग की या काले रंग की कह सकते हैं आप, पूसा पर्पल सीडलेस, पर्पल कलर है बेसिकली इसका, तो इसलिए इसका नाम भी दिया गया पूसा पर्पल सीडलेस, जो नई निकली है जी। तो इन किस्मों के जो पौधे हैं हमारे पूसा संस्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से भी, लुधियाना से आप इन किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग किस्में हैं देखिए जिनका चयन जो है वो आप कर सकते हैं। और ये ज़रूरी क्या डॉक्टर पटेल कि आप क्षेत्र अनुसार ही जो किस्में हैं उनका चयन करें अच्छी उपज के लिए? यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि उत्तरी भारत में जो किस्में हैं वो जो कम गांठ पे, मतलब 3 से 4 या 5 गांठों पे फलने वाली होती हैं। दूसरा एक किस्में जो जल्दी पकने वाली हों, उत्तरी भारत में उन्हीं किस्मों का चयन कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ जो जुड़ बाराबंकी चुके हैं के फोन लाइन पर, उनसे हम यहाँ सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, मैं इसी से कहा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ट्यूबवेल का पानी अवड़ी पानी है। आप जानना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ में अंगूर की खेती हो पाएगी या नहीं? हाँ, तो अंगूर की खेती इसमें होगी नहीं, बताओ। चलिए, हनुमानगढ़ राजस्थान से भी एक सवाल है कि अंगूर की खेती हो पाएगी या नहीं। हनुमानगढ़ में आप खेती कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो किस्में भीलवाड़ा के लिए प्रयोग कर सकते हो, हनुमानगढ़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं जी। और साथ ही आप बता रहे थे जो बाराबंकी में जो हमारे दर्शक ने अभी प्रश्न पूछा है कि उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं जी, और पत्तों पे कभी कभी धब्बे भी आते हैं। देखिए, जो पत्ते पीले पड़ना और झड़ना 2 कारणों से होता है। अगर आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी है तो निचली पत्ती पीली पड़ती हैं, बाकी ऊपर वाले पत्ते सब हरे होते हैं जी। और ये पत्ते पीले पड़ करके झड़ते हैं जब, खास करके जब अंगूर में फल बनने की दशा बनती है। अप्रैल का महीना में ये प्रायः पाया जाएगा जी। और जो फूल झड़ते हैं, तो फूल झड़ने के कई कारण हैं। फूल झड़ते नॉर्मली अंगूर में फूल झड़ने की समस्या नहीं होती है। तो फूल अगर आप अपने खेत का ज़मीन का जांच कराएं, कोई पोषक तत्वों की कमी है क्या वहाँ पे, क्योंकि ये पोषक तत्व खास करके बोरान की और जिंक की कमी पाई जाती है जिन खेतों में जो सूक्ष्म तत्व हैं, तो वहाँ पे फूलों के झड़ने की समस्या पाई जाती है जी। वैसे अंगूर में बहुत फूल और फल बनते हैं, हम तो अंगूर में फलों को कम करने की बात करते हैं जी। तो देखिए, ये भी ज़रूरी कि कैसे जो बाकी हमारे फल हैं उनकी गुणवत्ता हम कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे अच्छा मुनाफा आपको इससे मिल सकता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर हेम सिंह जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब रेशम कीट पालन की बात कही जाती है तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से किस तरह का जो आर्थिक अनुदान है या आर्थिक मदद है वो एक किसान को मिल पाती है? जी सर, किसानों के लिए जो बहुत सारी जो स्टेट वाइज जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं जो किसानों के लिए हैं। किसानों के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में सेरिकल्चर विभाग है जो रेशम कीट पालन विभाग से, तो उसे जो पौधे हैं, सहतूत के पौधे भी दिए जाते हैं किसान भाइयों को और उसकी पूरी जानकारी भी दी जाती है। और उसके साथ साथ जो रेशम कीट के अंडे हैं, जिसे सिल्क सीड कहते हैं, रेशम का बीज कहते हैं, वो भी उन्हें बहुत नॉमिनल रेट पर 2 से 3-4 रुपए पर DFL के हिसाब से दिए जाते हैं। और बहुत सारी जो खादी ग्राम उद्योग वाली योजनाएं हैं उससे कुछ लोन भी दिया जाता है जो सब्सिडी पर है जी। वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। ये नहीं कहा जा सकता कि किस प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो वो जहां जैसा है वहां इस तरह की सुविधाएं हैं जो किसानों को दी जाती हैं और उसे जो सहतूत के पौधे हैं वो तो मिल ही जाते हैं। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से अगर एक किसान चाहता है कि वो रेशम कीट पालन करें तो कैसे उनकी देखिए जो मदद है वो की जाती है सरकार द्वारा। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो हेलो, मनोज जी, गुजारिश करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। अच्छा, जी, लगातार दर्शकों से हम यही अपील करते हैं जब भी आप सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। ओके। जी मनोज जी, हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हम अंगूर की खेती करना चाहते हैं, मनोज बोल रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अंगूर की खेती आप करना चाहते हैं?
अंगूर की खेती, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं वहाँ पर किस तरह की संभावनाएं, और अगर हैं तो कौन सी जो किस्में हैं वो अच्छी अंगूर की खेती। जी मनोज जी। जी मनोज जी, अलीगढ़ से आप बात कर रहे हैं। अलीगढ़ और दिल्ली का तापमान लगभग बराबर है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है। वही है कि जो किस्में जो जल्दी पकने वाली हैं उन्हीं की खेती कर सकते हैं। और खेती करने का जो अभी अंगूर लगाने का समय चल रहा था, अब तो ख़त्म होने वाला है जी। तो अगले साल के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि आपको पौधे भी लेने हैं और अंगूर भी लगाना है जी। लेकिन यहाँ डॉक्टर पटेल, अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, जैसा कि जो हमारा आज का विषय भी है उत्तर भारत में अंगूर की खेती, लेकिन इसके साथ ही जो देश के दूसरे हिस्सों में अंगूर की खेती होती है, उससे कितना अलग इसको हम मान सकते हैं? देखिए, उत्तर भारत की जो अंगूर की खेती है और पश्चिमी भारत की अंगूर की खेती है या दक्षिणी भारत की अंगूर की खेती एकदम अलग है। उत्तरी भारत में हम एक बार में प्रूनिंग करते हैं और एक फसल लेते हैं जी, जबकि हम पश्चिमी भारत की बात करें या दक्षिणी भारत की बात करें तो हमें 2 बार प्रूनिंग करनी पड़ती है और एक फसल मिलती है जी। तो अब जैसे कि पश्चिमी भारत में इस वक्त फल आ रहा है, अब जो मार्केट में हमने फल खाना शुरू खा रहे हैं, मार्केट से खरीद के जो देख रहे हैं, इस समय उनका फल तुड़ाई का समय चल रहा है और फल तुड़ाई के बाद प्रूनिंग की जाती है, तो उसको हम बैक प्रूनिंग कहते हैं। और ये सिर्फ पत्तियां और मतलब जो उसमें शाखाएं हैं उसको बढ़ने के लिए की जाती है जी। फिर अक्टूबर सितंबर के महीना में, सितंबर अक्टूबर नवंबर फसल लेने के क्रम के हिसाब से वहाँ पे प्रूनिंग की जाती है, प्रायः सितंबर अक्टूबर के महीने में, जिन पे कि फल बनते हैं जी। अब उत्तरी भारत में बात करते हैं। उत्तरी भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने में अंगूर के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ पे अंगूर के बेलों पे आप कोई भी पत्ती नहीं पाएंगे, लगेगा कि अंगूर सूख गया है जी। उसके बाद जनवरी के महीना में हम प्रूनिंग करते हैं और फरवरी के महीना में या मार्च के पहले सप्ताह में यहाँ पे नई कलिकाएं उन शाखाओं से निकलना शुरू करती हैं। यानी अभी की जो स्थिति हम मान सकते हैं वो यही होगी। इस बारे में और विस्तार से हम जानेंगे आपसे। यहाँ डॉक्टर सिंह जी, आपके पास भी हम आना चाहेंगे, जो हमारे किसान हैं अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोई एक जो समय है वो सुनिश्चित है, या किसी भी समय अगर वो चाहते हैं किसी भी मौसम में तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, ये इसके लिए उपयुक्त समय है। अभी से किसानबाड़ी यदि हमारे तैयारी करते हैं तो वो गड्ढे तैयार करने के बाद अप्रैल और मई में, और उसके बाद जून जुलाई में जब बरसात हो जाती है तो सबसे पहले वो सहतूत के पौधे लगा सकते हैं। सहतूत के पौधे लगा सकते हैं तो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जब कुछ पत्तियां हो जाती हैं तो हल्का सा कीट पालन करके देख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होगा कि वो किस तरह से करें, क्या क्या समस्याएं आएंगी उनका वो होगा। और 1 साल बाद हमारे किसान भाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में पत्तियां होंगी जी, और वो आराम से कीट पालन कर सकते हैं। तो जी, 1 बिल्कुल। एकड़ से लगभग वो 100 DFS को पाल सकते हैं, जिससे कि उन्हें 70 से 80 किलोग्राम कोकून प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक किसान का जो मुनाफा है डॉक्टर साहब वो शुरू हो सकता है, लेकिन जानकारी जो है वो अहम हो जाती है। और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं शिव कुमार जी? हम बिहार से बोलते हैं सर, समस्ती जिला मेरा पता है जी। कहते हैं अंगूर हम 2 पेड़ लगाए हुए हैं, जो जामुन वाला होता है, लाल काला वाला जी। तो लगे सारा पिछले साल मेरा फल हुआ, फल हुआ सारा पता मेरी साल में सारा झड़ गया। पेड़ है जिंदा है, पत्ता एक भी नहीं है, तो उसमें पत्तियां नहीं रही और जो फल है वो भी झड़ने लगा यानी? जी, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ उसको डांट है बचा हुआ। ओ जी, बिल्कुल। तो देखिए स्थिति रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, मुंगेर बिहार से। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। प्रभाकर जी, हमारे यहाँ मुंगेर में अंगूर की खेती हो सकती है? चलिए बिल्कुल, मुंगेर बिहार से प्रभाकर जी जानना चाह रहे हैं अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं। और समस्तीपुर से जो हमारे दर्शक जुड़े थे, सवाल उनका आपने सुना, मैं चाहूंगा दोनों के जवाब आप दें। जी जी। समस्तीपुर के दर्शक का मैं पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने अभी जैसा कहा कि पूरे उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत हो, अंगूर की फसल डार्मेंसी में जाती है जी। तो मैंने कहा कि दिसंबर जनवरी के महीना में अंगूर में सारे पत्ते झड़ जाते हैं जी, और फरवरी के महीने तक ये पत्ते झड़े रहते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में या फरवरी के अंतिम सप्ताह में इनमें से कलिकाएं निकलना शुरू होती हैं। तो आप देख लें कि उसके
शाखाओं को थोड़ा मोड़ करके देख लें कि वो हरी है कि नहीं, मतलब उसमें जान है कि नहीं, सूख तो नहीं गई। सूखी नहीं होंगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कटाई छटाई कर दीजिए। कटाई छटाई जनवरी में करना चाहिए था। तो आप 3 से 4 गांठ को छोड़ करके अभी भी काट छांट कर दें जी, तो आप में अभी देखेंगे पत्ते आएंगे। रही बात मुंगेर के किसान भाई की बात, मुंगेर में देखिए होता क्या है कि अंगूर जब पकने की तरफ जाता है जी, तो बारिश इसको बहुत नुकसान करती है। लेकिन मुंगेर में कुछ एरिया है जहाँ पे बारिश होती है, कुछ एरिया सूखे की तरफ है। अगर आपके तरफ मई और जून, मतलब जून के मध्य तक बारिश नहीं हो रही है तो आप अंगूर लगा सकते हैं। अगर बारिश आती रहती है, जैसे कि भागलपुर है, मुंगेर है, उस एरिया में बारिश मई के महीने में भी काफ़ी हो जाती है और जून के प्रथम सप्ताह में बारिश मिलती है, तो ऐसे जगहों पे अंगूर की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश से अंगूर की बेरियां, अंगूर के फल फट जाते हैं। तो मुंगेर में मैं नहीं कहूँगा कि आप अंगूर लगाइए, तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। नौरंग लगाइए आप जी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? रेशम कीट के पालन की खेती का प्रशिक्षण देते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। जी सुशांत जी, मैं चाहूंगा एक बार अपना सवाल आप दोहरा दें। रेशम कीट पालन आप करना चाहते हैं? खेती के बारे में प्रशिक्षण पर दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। जी जी, डॉक्टर हिम सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे, सुशांत जी का जो सवाल है उड़ीसा से, वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर संभावनाएं हैं रेशम कीट पालन की, और इसमें लागत की अगर बात की जाए, कितना कम से कम क्षेत्र में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और लागत की अगर बात करें तो कितनी आ सकती है? जी जी, जैसा कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है किसान भाई का कि आप ये कितनी लागत आ सकती है। तो इसमें लागत बहुत ज्यादा कुछ नहीं आती है, क्योंकि जो पौधे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जी। और इस समय यदि वो चाहें तो अपने आप कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। यदि उनके पास यदि आधा एकड़ भी जमीन है तो वो आराम से इसको कर सकते हैं। वो 90 × 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रेशम के पौधे लगाएं जी। और इसमें जो ट्रे है, ट्रे लकड़ी इनके पास है तो लकड़ी की भी ट्रे बनवा सकते हैं हम। जैसे कि वो बालू छालने का एक चलना होता है 2x3 का, इस तरह की ट्रे बनवा के उसमें आराम से ये रेशम कीट पालन कर सकते हैं। और मुश्किल से 10-20 हजार रुपए लगाने के बाद भी ये एक इंडस्ट्री, अपनी छोटी सी कुटीर उद्योग है, वो स्टेब्लिश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें बहुत कम समय में, जब ये जो फसल तैयार हो, 6 महीने तो लगेंगे, 6 महीने लगने के बाद जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो जो हमें जो कोकून है वो केवल 1 महीने में ही, पत्तियां यदि हमारे पास हैं तो 20 किलो, 15 से 20 किलोग्राम पत्तियां हैं तो 1 किलो कोकून का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका ये रेशो है कि यदि 20 किलो पत्तियां हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं तो हम 1 कोकून पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर हिम सिंह, यहाँ आपने उत्पादन के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन जब कीट की उपलब्धता या बाजार की हम बात करते हैं, इसके बारे में भी और आपसे महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे, दर्शकों को भी बताएंगे कैसे और ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है अंगूर की खेती के जरिए। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारे उत्तर भारत में कैसे आप अंगूर की खेती कर सकते हैं और साथ ही रेशम कीट पालन और किस तरह की इसमें संभावनाएं हैं आपके मुनाफे को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें मऊ उत्तर प्रदेश से एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। कुंवर चंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक पौधे से जो रेशम पालन करने के लिए जो हम मऊ यूपी में पढ़ रहा है, यहाँ तो हो सकता है? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर हिम क्या जानकारी देना चाहेंगे क्या? और एक रेशम तैयार हो सकता है चलिए एक पौधे से। जी, डॉक्टर हिम सिंह, कुंवर चंद जी मऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाह रहे हैं कि क्या एक पौधे से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कितना कोकून जो है इसके जरिए हम तैयार कर पाएंगे कीटों से? वो बहुत कम होगा, क्वांटिटी कम होगी। वो तो आपके पास 15 से 20 किलोग्राम लीफ है तो 1 किलोग्राम कोकून आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं लेकिन उसका इकोनॉमिक नहीं होगा, क्योंकि वही सुविधाएं आपको सभी जुटानी पड़ेंगी जी, जो एक बड़े काम करने के लिए हैं। यदि आप 10-5 पौधे लगाएं, 10, 15, 20 पौधे हो जाएं, तब आप स्टार्ट करें तो ठीक होगा। एक पौधे से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम पत्तियां मिलेंगी और बहुत कम आपका प्रोडक्शन होगा। फिर उसका मार्केट की भी प्रॉब्लम्स आएगी। यदि आपका प्रोड्यूस प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो 2-4 किलो यदि पैदा भी किया आपने तो वो कहाँ आप लेके जाएंगे, वो दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। करना चाहे तो करें। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ प्रकाश चंद जी जुड़े हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रकाश जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। रेशम के कीट कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे सर? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर हिम सिंह मंडी हिमाचल प्रदेश से प्रकाश जी जानना चाह रहे हैं रेशम का जो कीट है वो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? जी जी, ग्रेनेड के बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ से रेशम का जो सीड कहते हैं, ये रेशम का बीज कहते हैं, या जो सिल्कवर्म के अंडे हैं वो आराम से मिल जाते हैं। ये देहरादून से ले सकते हैं इनके पास। यदि मंडी के पास में तो आपको और देहरादून से मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा है जी। यूपी में मेरठ से भी ले सकते हैं, मेरठ में भी अवेलेबिलिटी है इसकी। तो वो अब ये डिपेंड करता है कि ये वेराइटी कौन सी चाहते हैं। उस वेराइटी में ये है कि CSR2 क्रॉस CSR4 जो है हाइब्रिड क्रॉस हैं बहुत सारे, वो अवेलेबल है। एक NV4D2 क्रॉस SS6 है, वो भी अवेलेबल है। या एक F1 क्रॉस F1 है, F1 क्रॉस F2 है, ये भी अवेलेबल है। तो ये CSR2 है और CSR क्रॉस CSR5 है, उसके भी हाइब्रिड क्रॉस है। ये डिपेंड करता है कि इनके लिए कौन सा चाहिए, और यदि वो चाहे बाई वोल्टाइन चाहिए, मल्टी वोल्टाइन चाहिए तो ये इनके ऊपर है। वो आराम से अवेलेबिलिटी है, मिल जाएगा। डॉक्टर हिम, लेकिन ना सिर्फ जो उपलब्धता वो तो है, क्या ऑनलाइन किसी तरीके से जो किसान है वो इस बात की जानकारी ले सकते हैं किसी पोर्टल से या किसी वेबसाइट का, अगर आप कुछ बताना चाहें यहाँ पर? हाँ, वो देख सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें कुछ नहीं लिखना है, csb.org.in करके डालेंगे। CSB के सेंटर्स हैं हर स्टेट में, हिमाचल में भी है,
उत्तराखंड में भी है जी और यूपी में भी है, तो वो सीएसपी के सेंटर्स है, तो वहां से वो भी पता चल जाता है कि अवेलेबल है या नहीं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो उपलब्धता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और साथ ही डॉक्टर पटेल, अंगूर की खेती की भी अगर हम बात करें तो आपने बताया देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे होती है, तो अब कहीं ना कहीं जो किसान प्रसंस्करण की तरफ भी आगे बढ़े हैं, लेकिन जो उत्तर भारत में हमारे किसान अंगूर की खेती करते हैं वहाँ भी संभावनाएं हैं प्रसंस्करण की? प्रसंस्करण की उत्तर भारत में बहुत संभावनाएं है, खास करके जूस, अंगूर से जूस निकाल करके बनाने की बात कर रहे हैं हम तो जी। हमारे यहाँ तो किशमिश थोड़ा बनाने में मुश्किल है, लेकिन जूस के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री तैयार हो सकती है। और पूसा नौरंग किस्म जी, जो जूस के लिए बहुत उपयुक्त है, प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं कहूँगा किसान भाई अगर जो अंगूर में खेती करना चाहते हैं, टेबल पर्पज के लिए जो सीधे खाने की किस्में हैं वो तो काफ़ी लोग लगा रहे हैं जी, तो इस किस्म को लगाएं पूसा नौरंग, और उन्हें अवश्य काफ़ी मुनाफा प्राप्त होगा जी। अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा प्रसंस्करण के जरिए, क्योंकि देखिए अब काफ़ी ज़रूरी है, सरकार भी लगातार इसको बढ़ावा दे रही है। फिलहाल हमारे साथ अतेन जी जुड़े हैं बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अंगूर मुंगेर में मीठा नहीं होता है, जो एक आध गाछ है वो मीठा नहीं होता है, मीठा नहीं हो पाता। बिल्कुल डॉक्टर पटेल, क्या जो मिठास है उसका भी कुछ राज है क्या, या अलग अलग किस्मों पे निर्भर करता है? सही कहा आपने, मिठास अलग अलग किस्मों पे निर्भर करता है, और जो किस्म आपने लगाया है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो मध्यम या लेट से पकने वाली किस्म होगी तो बारिश होने लगती है, उस वक्त अंगूर मीठा नहीं हो पाता है जी। तो अगर आप मुंगेर में अंगूर लगाना ही चाहते हैं तो फ्लेम किस्म, फ्लेम सीडलेस किस्म है जो कि मुंगेर में हो सकती है। थोड़ा बारिश होने पे भी इसकी बेरियां हम लोगों ने देखा है कि कम फटती हैं जी, तो इसमें मिठास भी आ जाती है। तो अगर और किस्म कोई लगाए हैं तो उसमें शायद मिठास न आ पाए आपके क्षेत्र में। और दूसरी जो जल्दी पकने वाली किस्म है, खास करके जो हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई किस्में हैं, इसमें मिठास आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल और मुंगेर में बारिश भी, जैसा मैंने पहले भी एक मुंगेर से भाई ने प्रश्न किए थे जी, तो उनको बताया कि बारिश चूंकि जल्दी हो जाती है, वहाँ बीच बीच में बारिश होती रहती है, ये भी एक समस्या है अंगूर में मिठास कम होने की। चलिए हमारे साथ फिलहाल संदीप जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका संदीप जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कोशिश में कर रहे हैं संदीप जी जो जुड़े हैं हमारे साथ जौनपुर से, उनका सवाल हम ले सकें। हेलो, चलिए फिलहाल संपर्क जो है वो हमारा नहीं इनके साथ हो पा रहा है। यहाँ डॉक्टर हिम सिंह, आपका रुख हम करना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि जो हमारा बीज है या कीट उसको हम कहें, उसकी उपलब्धता हो जाती है, लेकिन जब बाजार की बात कही जाती है तो किसान के सामने चुनौती यही होती है कि कैसे इसके जरिए जो मुनाफा है वो हो सकता है, कैसे आमदनी होगी, इसके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं या जो सरकार है इसमें भी मदद करती है? जी, इसमें बड़ा अच्छी व्यवस्था है। आजकल तो यदि आपके पास कोई भी मार्केटेबल प्रोड्यूस है, यदि बाई वोल्टाइन अच्छी क्वालिटी का यदि कोकून है, तो आप उसे ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं, आप परचेजर आ जाते हैं। जैसे अब यूपी में थोड़ा एरिया है, यदि हम बात करें तो सहारनपुर में इसका सेल हो जाता है आराम से जी। और यदि उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें या हम जम्मू कश्मीर जहाँ ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उसमें वो मार्केटिंग में भी सहयोग करते हैं। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो इस तरह की मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए वो कहाँ से क्या मार्केटिंग हो सकती है, कहाँ कोकून हम बेच सकते हैं, कहाँ से ये खरीद सकते हैं और कहाँ अच्छा आपको दाम मिलेगा जी। और साउथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साउथ में तो इसकी जो प्रोडक्शन है, अच्छा प्रोडक्शन है, तो वहाँ तो मंडियों में खुला रेट है। आपको क्या जिस टाइप का जो कोकून है, बाई वोल्टाइन व्हाइट कलर का है मलबरी का, उसका ये रेट मिलेगा। मल्टी वोल्टाइन की जो इंफीरियर क्वालिटी होती है थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू बाई वोल्टाइन, तो जो पीले कलर का कोकून होता है उसका रेट ये होगा। तो वो तो डेली के डेली रेट आज तो बिल्कुल, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए देखिए आपको इसकी जो बाजार की स्थिति है वो भी आपको पता चल जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
संपर्क फिलहाल हमारा देवेंद्र जी के साथ नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे अगर ये हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इनका सवाल है वो हम यहाँ ले सकें। यहाँ डॉक्टर वीबी पटेल, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल जो किसान है प्रसंस्करण की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मौसम की वजह से सीधा असर जो है हमारी फसलों पर पड़ता है, और जब फलों की बात आती है तो वहाँ और भी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो क्या कुछ अंगूर की खेती में भी कुछ इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तरी भारत में अंगूर की खेती चुनौतियों भरा हुआ है जी, क्योंकि एक तो ठंडक के मौसम में अंगूर डार्मेंट हो जाता है, तो उसमें पहली बात है कि जो हमारी कलिकाएं हैं जो खिलती हैं अभी, तो उनका फुटाव एक यूनिफॉर्म तरह से हो जी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग, और दूसरा जल्दी हो, तो उसके लिए चाहिए किसानों को, जो किसान भाई नहीं प्रयोग करते हों, जिनका अंगूर लेट पकता हो, वो डार्मेक्स का प्रयोग या डार्ब्रेक आता है बाज़ार में, उसका प्रयोग सिर्फ बड को भिगोने के लिए करें। जहाँ पे गांठें हों टहनियों में उसको भिगोएं, तो इससे क्या होगा, करीब 10 से 15 दिन तक फुटाव पहले आ जाता है, अर्ली आ जाता है। जैसे कि अभी फुटाव 2 मार्च है आज, फुटाव अब आना शुरू हो रहा है अंगूरों में, लेकिन जो डार्मेक्स से ट्रीटमेंट किए गए हैं वो 10 फरवरी को फुटाव हो गया, 15 फरवरी को फुटाव हो गया। तो ये एक बड़ा अंतर है और एक समस्या जो किसानों के सामने आती है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मतलब गया से हम बोल रहे हैं, तो अंगूर गया में कहाँ मिलेगा? अब क्या गया में अंगूर लग सकता है? चलिए, कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कितनी संभावनाएं गया बिहार? गया में अंगूर की खेती हमको लगता है कि बारिश चूंकि वहाँ पे होती है अच्छी, और अंगूर के पकने के समय बारिश हो सकती है, तो गया में अंगूर की खेती आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा जी। अगर घर के लिए लगाना चाहते हैं, किचन गार्डन के लगाना चाहते हैं, तो पूसा नौरंग लगा लीजिए जो जूस पीने के लिए काम में आएगी, और फ्लेम सीडलेस या पूसा पर्पल सीडलेस लगा लीजिए जो खाने के काम में आएंगी। दोनों ही किस्में लाल रंग की हैं और दोनों किस्में थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ पे हो जाएंगी, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए गया उपयुक्त अंगूर के लिए नहीं है जी। साथ ही डॉक्टर पटेल, हम मान सकते हैं कि जब जैसे अब किसान के जहन में अगर शंका आ जाती है, तो पहले एक या 2 पौधों से इसकी शुरुआत करके देखिए, ये ना कि आप पूरे क्षेत्र में आप अंगूर की खेती की योजना बनाएं और जो पौधे हैं वो लगा लें। सही कह रहे हैं पूरे अभी तो चूंकि हर जगह पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, और कृषि विज्ञान केंद्रों ने मैपिंग कर रखी है कि किस जिले के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। इवन भारत सरकार के सेंट्रलाइज लेवल पे, हम लोग ICAR के लेवल पे भी जिलों वाइज क्रॉप फसलों की संस्तुत की गई है जी। तो जो नए फसल उगाना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि सबसे नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श जरूर लें और देखें कि उस एरिया में फसल नई हो सकती है कि नहीं। और जहाँ तक अगर खुद से प्रयोग करना चाहते हैं, तो सीधे 1 एकड़ में, आधा एकड़ में न जाएं, 1-2 पौधे लगा करके देख लें कि उस एरिया के लिए जी बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी आप लेने तो वो और बेहतर होता है, और जानकारी लेकर ही अगर आप रेशम कीट पालन भी कर रहे हैं तो वहाँ कितना लाभ हो सकता है, ये जान लेते हैं डॉक्टर हेम सिंह से। डॉक्टर हेम सिंह, प्रशिक्षण जो है वो कितना महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं रेशम कीट पालन के लिए? वो जैसा है कि यदि पहले प्रशिक्षण लेने की बात करेंगे, तो उन्हें जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लगते हैं, इसमें बैक्टीरिया से भी रोग लगते हैं, वायरस से भी रोग लगते हैं, ग्रेसरी है, फ्लैचरी है। तो हमारे किसान भाई सबसे पहले उसके लिए हम जब थोड़ा जानकारी ले लेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे हम रूम को डिसइंफेक्ट करें, कैसे उसमें किस चीज का वो करें। तो जो ब्रंजक चूर्ण होता है जी, उसका 2% घोल बना के वो रूम को, और जो पालने वाले जो उपकरण है उनको कर सकते हैं, या फॉर्मलिन का 2% से 3% घोल बना के उसको हम स्प्रे करें, तो उससे जो भी उसकी डोरमेंट स्टेज होंगी बैक्टीरिया की, फफूंदी की, तो वो वहां खत्म हो जाएंगी, जिससे कि इसमें रोग नहीं लगेगा। और रोग इतना ज्यादा लगता है कि यदि कीड़े आपके पास 10,000 या 20,000 कीड़े हैं और रोग लग जाता है, तो बहुत कम समय में वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हेम सिंह जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल मैं ले लेता हूँ, रेशम कीट पालन से संबंधित शायद इनका सवाल है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, अशोक जी क्या जानना चाह रहे हैं? ये कीट के बारे में पता करना है कि कीट मतलब हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो अशोक जी, हाँ, कीट के बारे में पता करना है कि कीट के मतलब जैसा कैसे करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए? चलिए, हेम सिंह जी, अशोक जी जुड़े हैं सिवान बिहार से और जानना चाह रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके जो अंडे हैं ना, अंडे आप आसानी से एक पेपर में एक चकत्ता आता है जिसे DFL बोलते हैं, डिजीज फ्री लेइंग, जिसमें कोई बीमारी से फ्री होते हैं वो। तो जो ट्रे होते हैं, रियरिंग ट्रे होता है,
रियरिंग ट्रे में एक पेपर ब्लैक बिछाएंगे और उस पर उस अंडे को रख देंगे, तो वो पहले हम उसे ब्लैक बॉक्सिंग करते हैं, काले डिब्बे में रखते हैं 24 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर उसे हम जो है लाइट में रखते हैं। इससे ये होता है कि जो आफ्टर 1 वीक ये चेंज हो जाता है, पहले क्रीम कलर का होता है फिर ब्लैक कलर में, फिर उससे बहुत छोटा सा जो कीड़ा है निकल के आता है, लार्वा निकल के आता है। उसके लिए शहतूत की जो मुलायम पत्तियां हैं ऊपर की सॉफ्ट उन्हें बारीक बारीक चॉप करके वो हम छोटे छोटे पीस में काटते हैं और वो उन्हें खाने के देते हैं। और ये इसका ये बहुत ज्यादा है कि ये 5 से 6 दिन में 300 से 4 गुना तक बढ़ता है, 300 से 400 गुना अपने वेट और लेंथ में बढ़ता है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। और ये 20 से 25 दिन में लार्वा पूरा बन जाता है, उसके बाद ये कोकून फॉर्मेशन में चला जाता है। जब कोकून बनाता है, कोया बनाता है, तो उस कोया को हम 5 से 6 दिन बाद निकाल लेते हैं। तो पहले हम अंडे जो लेते हैं वो उन्हें देखने के बाद उसमें से जो निकलते हैं फिर उसको हम क्लीनिंग करते रहते हैं और उसे लगातार दिन में 2 से 3 बार तक भोजन देते हैं, जो पत्तियां हैं उसे काट के देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए काट के देने का भी तरीका है, और जब वो थोड़ी बड़ी अवस्था में पहुंच जाता है तो हम उसकी टहनी को काट के और उस ट्रे के ऊपर रख देते हैं, जिससे वो पूरी पत्तियां खा जाता है, और जो लकड़ी बचती है उसे हम अपना साइड में कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से शुरुआत है हमारे किसान जो हैं कर सकते हैं। आगे भी आपको इस बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं अंगूर की खेती और रेशम कीट पालन से संबंधित। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बांदा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो 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 जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर। सर हम जानकारी चाहते हैं कि क्या बांदा में अंगूर की खेती की जा सकती है क्या? चलिए, सवाल ये कि बांदा में अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं। बांदा में अंगूर की खेती आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो जल्दी पकने वाली किस्म है उन्हीं को लगाना पड़ेगा। जी, तो देखिए जो जल्दी पकने वाली हैं उन किस्मों का आप चयन करें। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, जब गुणवत्ता की हम बात करते हैं, अभी हम मिठास की बात कर रहे थे कि अलग अलग किस्मों पर निर्भर करता है, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है फल की, उसमें भी हम इजाफा कर सकते हैं क्या किसी तरह? जी, उत्तरी भारत में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों के लिए। जी, तो सबसे पहले है कि अर्ली बड ब्रेक करवाएं उसका डार्मेक्स का प्रयोग करके। दूसरी बात आती है जब गुच्छे पूरी तरह से 50% खिल जाएं, तो उस वक्त हम किसान भाइयों को कहते हैं करीब 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से जिब्रेलिक एसिड से जो अंगूर के गुच्छे हैं फूल वाले, उनको डुबोएं, जिससे कि कुछ फूल कम हो जाएंगे। जी, फिर जब ये दाने मटर के दाने के बराबर अंगूर हो जाएं, तो यही मात्रा 30 मिलीग्राम थोड़ी सी कम कर दीजिए, 30 मिलीग्राम प्रति लीटर दर से अंगूर के गुच्छों को भिगोएं। हो सके अगर तो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर दर से CPPU का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दाने थोड़े बड़े जल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे और दानों की गुणवत्ता अच्छी होगी। जहाँ पे किसान भाइयों को अंगूर के पकने की समस्या आ रही हो या मिठास कम बन रहा हो, इसीलिए क्योंकि अंगूर जल्दी नहीं पक पाता है, तो ऐसे केस में जब अंगूर का रंग, खास करके मई के महीने में जब देखेंगे अंगूर का रंग हरे से, अगर हरी वाली किस्में हैं तो पीले की तरफ बढ़ता है जी, या अंगूर थोड़ा सा दबाएंगे तो दबने लगता है, या अंगूर का कलर बदलता है, जो फ्लेम सीडलेस किस्म है या इस तरह की ब्यूटी सीडलेस किस्में हैं, तो इन किस्मों में आप 200 ppm इथेफान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 200 ppm है कैसे बनाएंगे, इसके लिए इथरल का जो मार्केट में घोल आता है उसको आप 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, या कहेंगे 1 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर प्रति 4 से 5 लीटर पानी में प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि फल थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। अंगूर के फल ऐसे हैं कि आप पकने के बाद मतलब तोड़ के नहीं पका सकते हैं, ये पेड़ पे ही पकते हैं। तो देखिए गुणवत्ता जो है उसमें सुधार आप ला सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर हेम सिंह जी, वक्त हमारे पास कम बचा है, जल्दी से आपसे हम जानना चाहेंगे और किन बातों का ख्याल रखें किसान अगर वो रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो? जी, जो किसान भाई हमारे पहले से रेशम कीट पालन कर रहे हैं, अब उन्हें जो कीट पालन, क्योंकि अब पत्तियां निकल रही हैं, शहतूत की नई पत्तियां निकल के आ रही हैं, तो इससे पहले वो तैयारी करने में उनका जो रेशम कीट पालन का कमरा है या जो झोपड़ी है, हट है, उसको डिसइंफेक्ट कर लें फॉर्मलिन से, और जिससे कि उसमें आने वाले समय में उसमें कीट और रोगों का प्रकोप ना हो। तो ये जो हमारे किसान भाई इसमें पहले से कर रहे हैं उन लोगों के लिए सुझाव है। और इसके साथ साथ ही हम वो जो सिल्क सीड है, जो रेशम के अंडे हैं, वो DFL अच्छी जगह से लें, जिससे कि ऐसा हो कि कहीं वो खराब क्वालिटी के यदि अंडे मिल जाते हैं तो उसमें ये होता है कि प्रोडक्शन किसान भाई को कम मिल पाता है, और कभी डिजीज यदि उनमें है अंडों में पहले से, तो वो पहले प्रमाणित जगह से लेना सही रहेगा। और उसके साथ साथ ये होगा कि उन्हें जो है वो का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। फिलहाल यहाँ डॉक्टर हेम सिंह जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने यहाँ पर रेशम कीट पालन के बारे में भी, और साथ ही यहाँ डॉक्टर पटेल आप हमें बता रहे थे किस तरीके से गुणवत्ता में सुधार हम ला सकते हैं। कोई खास सावधानी हमारे किसान जो बरतें? किसान भाई देखें कि अगर आपके क्षेत्रों में बारिश जल्दी होती है और अंगूर पकने के वक्त फटते बहुत हैं, तो ऐसे किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और बोरान का प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट का भी
2 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, या आप जमीन में भी डाल सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को खाद के रूप में जी। और बोरान 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा जो अंगूर फटने की समस्या है वो कम हो जाती है। दूसरे, गुच्छों का विरलीकरण, मतलब गुच्छों में दाने को कम करें जिससे कि उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और फटेंगे नहीं। तो ये बातों को ध्यान रखने की चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर वीवी पटेल जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आपका भी। तो जाना आपने कैसे आप अंगूर की खेती कर सकते हैं उत्तर भारत के जो हमारे किसान और रेशम कीट पालन के बारे में भी जानकारी ली। अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से बात करेंगे हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें आहार और उनके स्वास्थ्य की, और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी वैज्ञानिक विधि से शुकर पालन की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। एक और विकल्प आपके पास है, आपको बता दें, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।